हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन के मई 22 के आरटीपी के सॉल्यूशन सीखने वाले हैं। एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आरटीपी के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ओके, तो मैं आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन और सोल्यूशन दिखा दूंगा, सोल्यूशन को अंडरलाइन करूंगा, नहीं। जैसे हम रेगुलर क्लासरूम में करते हैं, वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन पढ़ा और उसको सॉल्व करेंगे, ऐसे मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो आई एम श्योर these sessions will help you to understand accounts, understand RTP very easily। आरटीपी और एमटीपी आपको हमेशा देख के जाना है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन डिक्टो आ जाते हैं। तो ये सीरीज में ना आरटीपी के पास्ट पेपर्स भी मैं करने वाला हूँ। इस वीडियो में मई 22 कर रहा हूँ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सीखने के लिए। ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो द क्वेश्चन इज द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट need not be added to revenue to ascertain net profit of a business। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या पीएनएल अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं? तो उसका आंसर है हाँ। तो अगर हम सिर्फ वो सोच के जवाब दे रहे हैं तो हम शायद इसको ट्रू लिख देंगे, बट दैट इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। दूसरी एक बात कि ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है वो आगे चल के आप जब इंटर वगैरह में जाओगे तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं सीखोगे। यहाँ पे वो क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि कैपिटल एसेट बेचकर जो प्रॉफिट होता है क्या वो बिजनेस प्रॉफिट होता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, फॉल्स। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज नॉट ट्रीटेड एज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। हमारे बिजनेस करके वो प्रॉफिट थोड़ी हुआ है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिलोंग्स टू बिजनेस। पर हमारा बिजनेस से एग्जाम्पल कोचिंग क्लासेस मेरा बिजनेस है और कोई एक फिक्स्ड एसेट बेचा जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट हुआ है कोचिंग क्लासेस को, पर कोचिंग क्लासेस करते हुए वो प्रॉफिट नहीं हुआ है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो इट इज नॉट प्रॉफिट फ्रॉम डूइंग बिजनेस, ठीक है। सो फॉल्स, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल इज नॉट ट्रीटेड एज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा सा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है पहले क्वेश्चन से, तो ये भी फॉल्स है बेटा, ये तो मालूम है आपको। और इसका आंसर होगा कि जो ऑफिस फर्नीचर बेचा है तो उसका जो क्रेडिट है वो फर्नीचर अकाउंट में होना चाहिए, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फॉल्स, सेल ऑफ फर्नीचर should be credited to furniture account and not profit and loss account. Third, additional commission to consignee who agrees to bear the loss on account of bad debt is called overriding commission। तो ये ट्रू है, ट्रू है। आपको पता है कंसाइनमेंट में अगर कंसाइनी जो है वो बैड डेट का लॉस अगर अपने सर पे लेता है तो हम उसे एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, जिसको हम डेल क्रेडिटर कमीशन बोलते हैं। तो ओवरराइडिंग कमीशन ये फॉल्स क्वेश्चन है। फॉल्स, एडिशनल कमीशन इज नोन एज डेल क्रेडिटर कमीशन। फोर्थ, a partnership firm can acquire fixed assets in the name of the firm। तो बच्चों आप आरटीपी का सोल्यूशन अगर देखोगे तो ये गलत आंसर दिया है उसमें। इसका आंसर है ट्रू, वहां पे फॉल्स दिया है। और शायद ये आरटीपी मतलब ये जो क्वेश्चन है वो पहले भी कहीं पूछा था तो उन्होंने भी कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो बेटा इसका आंसर है ट्रू, अ पार्टनरशिप फर्म कैन अक्वायर द फिक्स्ड एसेट्स इन द नेम ऑफ द फर्म, बिकॉज वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ऐसा नहीं कि पार्टनर के नाम पे एसेट होगा ना, एसेट फर्म के नाम से ही होगा। ओके, तो ट्रू। और ट्रू में क्या लिखना है, काफी बच्चे पूछते हैं ट्रू में रीजन क्या लिखें, तो वही रीजन लिखो जो यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा वर्डिंग्स वगैरह चेंज कर दो। ट्रू, पार्टनरशिप फर्म हैज अ सेपरेट
legal entity and hence can purchase assets in the name of the firm. ठीक है. डिबेंचर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी, तो ये आंसर है फॉल्स. शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी. Hence, they do not enjoy voting rights. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया, ट्रू और फॉल्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्योंकि ये थियरी क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर वहीं से ले लिया है और आइए चलते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन एंड अकाउंटिंग पॉलिसी. तो पहले बिफोर आई गो टू द आंसर, लेट अस अंडरस्टैंड. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का मतलब होता है उसके, ये वो 3 बेसिस हैं जिसके बिना अकाउंट्स हम बना ही नहीं सकते हैं. वेरएज अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब, कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन में अकाउंटिंग पॉलिसी क्या हो सकता है? कोई एक फर्म बोलेगा कि मैं एसएलएम से डेप्री प्रोवाइड करूंगा, दूसरा कहेगा मैं डब्ल्यूडीवी से प्रोवाइड करूंगा, तीसरा कहेगा मैं, जिसका वो वास्टिंग एसेट है तो वो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेगा. तो ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है. वैसे ही दूसरा एग्जांपल दूं, इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए फीफो मेथड हो सकता है या वेटेड एवरेज मेथड हो सकता है. वैसे बहुत सारे एरियाज होते हैं अकाउंट्स में जहां पे अलग अलग कंपनीज अलग अलग पॉलिसी फॉलो कर सकती है. और रूल ये होता है कि वो जो भी पॉलिसी फॉलो करें सोच समझ के करें, एंड देन दे कांट चेंज दोज पॉलिसी फ्रीक्वेंटली. कंसिस्टेंसी फॉलो करना चाहिए कि ये पॉलिसी है तो वही पॉलिसी मैं फॉलो करूंगा. ओके, तो अभी आइए चलते हैं, ये डिस्कशन के बाद लेट अस अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन. तो देयर आर 3 फंडामेंटल अजम्पशंस. पहला अजम्पशन है गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न का मतलब कंपनी चलती ही रहेगी. सेकेंड है कंसिस्टेंसी और थर्ड है अक्रूवल. तो ये बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं. अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई 2-3 ऐसे कोई लिस्ट नहीं है. देयर आर n नंबर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज वेयर डिफरेंट कंपनीज कैन फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी. तो उसका कोई स्टैंडर्ड लिस्ट नहीं है कि यही अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में सेकेंड, अगर आपने अजम्पशन फॉलो नहीं किया है, जैसे गोइंग कंसर्न है या कंसिस्टेंसी अक्रूवल, तभी आपको बताना है. तो बाय डिफॉल्ट ऐसे माना जाएगा कि हमने अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो किया है. बताना कब है, डिस्क्लोज कब करना है? जब फॉलो नहीं करते हैं तब डिस्क्लोज करना है. पॉलिसी के बारे में आपको बताना पड़ेगा ना कि आपने डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से कैलकुलेट किया है, आपने स्टॉक वैल्यूएशन कौन से मेथड से किया है. तो disclosure is required for the accounting policy which the company is following. Third, if fundamental assumption is not followed, it is to be disclosed. ये हमने बताया. इधर अगर हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, तो पहले बताया पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो करनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं. अगर कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमें चेंज करना ही है तो हम चेंज कर सकते हैं, पर चेंज करने का कारण बताना पड़ेगा. और चेंज करने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, यानी कि प्रॉफिट पे, लॉस पे, एसेट पे, लायबिलिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो क्वांटिफाई करके बताना पड़ेगा कि मैं पहले ये कर रहा था, अब ये करना हूं, और इसके वजह से प्रॉफिट पे ये इम्पैक्ट हुआ है, एसेट्स पे ये इम्पैक्ट हुआ है. ऐसे हमें बताना पड़ेगा. सो अकाउंटिंग पॉलिसी तब बताना है जब हम चेंज कर रहे हैं. देर इज नो ऑप्शन, फोर्थ कर रहे हैं, देर इज नो ऑप्शन टू चूज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. मतलब वो तो करना ही है, बिना उसके चलेगा ही नहीं. और अकाउंटिंग पॉलिसी एज वी डिस्कस्ड कि हमको चूज करना है कि मैं एसएलएम करूं या डब्ल्यूडीवी करूं, और जब चूज कर लिया उसके बाद उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है. ठीक है, तो ये थे आपके डिस्टिंक्शन. टू बी कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है. टू बी क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी may have a material effect on the items of financial statement. Explain the statement with the help of an example. तो यहाँ पे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि अकाउंटिंग पॉलिसी अगर हम चेंज करते हैं तो वो चेंज की वजह से
इट कैन हैव अ मटीरियल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसका एक एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, बट से वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो अगर हम करते हैं तो वो 5 लाख रुपए आता है, और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर हम वेटेड एवरेज से करते हैं तो वो एग्जाम्पल है 6 लाख रुपए आता है। तो इसके वजह से फर्क क्या पड़ेगा, तो इसके वजह से आपका प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ जाएगा। अगर हम फीफो के जगह वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 1 लाख एंड एसेट्स विल आल्सो इंक्रीज बाय 1 लाख। ओके, तो अगर हम चेंज कर रहे हैं पॉलिसी किसी कारण से एंड वी हैव साउंड रीजंस दैट व्हाई वी आर चेंजिंग, तो वो रीजन हमें बताना है और उसके वजह से प्रॉफिट पे, जैसे कि ये केस में आपको बताना है कि प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ेगा अगर मैं फीफो की जगह वेटेड एवरेज करता हूं, एंड उसके साथ साथ स्टॉक का जो एसेट का वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यू आर, ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ केवल। तो मैंने इधर फॉर्मेट बना के रखा है, इधर हम नाम लिख देते हैं पहले, इन द बुक्स ऑफ केवल। बेटा प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, आप जब भी सॉल्व करो तो मेक श्योर कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा हो, एकदम टकाटक हो, प्रोफेसर आपका सोल्यूशन देख के खुश हो जाए, आधा फ्लैट तो उधर ही हो जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन, चेक्स अमाउंटिंग टू 9,000 फ्रॉम हरि कृष्ण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 10,000। सो हमें हरि कृष्ण को 10,000 रुपए देने थे फ्रॉम हरि कृष्ण, आई एम सॉरी, तो 10,000 रुपए लेने थे हरि कृष्ण से। हरि कृष्ण ने हमसे कहा कि थोड़ा कम पैसा ले लो, तो 9,000 में हमने फाइनल सेटलमेंट कर लिया। तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, हमने उनको डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट होंगे हरि कृष्ण अकाउंट, हरि कृष्ण अकाउंट। ठीक है, बैंक में हमारे पास पैसे आ रहे हैं 9,000 रुपया, डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं 1,000 रुपया, और हरि कृष्ण से 10,000 लेने थे। नरेशन मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है बीइंग 9,000 रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। देखा गया कि बच्चे लाइंस ड्रॉ नहीं करते हैं, तो जैसे ही नरेशन आप लिख लेते हो, पर्टिकुलर्स के जो सेक्शन है उसमें आपको लाइन ड्रॉ करना कंपलसरी है। नेक्स्ट, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वेयर सेल प्राइस इज 8,000, कॉस्ट प्राइस 6,000 है, और कैश है ₹1,000। तो हमने दो चीजें विड्रॉ की है बिजनेस से, गुड्स विड्रॉ किए हैं और कैश भी विड्रॉ किया है। तो टोटल कितना विड्रॉ किया, टोटल हमने 7,000 विड्रॉ किया। सर 9,000 क्यों नहीं, तो बेटा गुड्स का ना कॉस्ट प्राइस लिया जाता है, सेलिंग प्राइस नहीं लिया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा ड्रेस मटेरियल का दुकान है और हमने ड्रेस मटेरियल खरीदा मार्केट से 6,000 रुपए में, जो मैं नॉर्मली बेचता हूं 8,000 में। खरीदा कितने में बेटा, 6,000 में, बेचता हूं कितने में, 8,000 में। अब एक ड्रेस मटेरियल अगर मैं घर लेके गया है ना, बीवी के लिए लेके गया, तो मैं कितने का लाया था, 6,000 का, तो क्रेडिट कितने से करूंगा, 6,000 से। 8,000 तो तब होगा ना जब बेचूंगा, बीवी को बेच थोड़ी सकता हूँ, बीवी को तो दे सकता हूँ, गिफ्ट है, बर्थडे है उसका। तो बेटा ड्राइंग्स कितना होगा, ड्राइंग्स होगा टोटल 7,000 रुपया। ड्राइंग्स कैसे बेटा, तो आएगा कैश आपका, आई एम सॉरी, कॉस्ट प्राइस 6,000 और कैश 1,000, तो ड्राइंग्स आ गया 7,000 रुपया टोटल। अब क्रेडिट क्या करना है आपको, तो ये सिर्फ फॉर्मेट के लिए किया था मैंने, तो टू परचेजेस को हम क्रेडिट करेंगे। जब खरीदा था तब परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, तो अब जब हम घर लेके जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हम परचेज अकाउंट के जगह गुड्स विड्रॉन भी क्रेडिट कर सकते हैं, दोनों चलेगा बेटा, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये अकाउंट भी हम लिख सकते हैं। इधर हम लिखेंगे 6,000 और दूसरा आ जाएगा कैश अकाउंट, कैश हम कितना लेके जा रहे हैं, 1,000। तो बीइंग, इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज एंड कैश विड्रॉन,
फॉर पर्सनल यूज। चलिए थर्ड, गुड्स कॉस्टिंग 3000, कॉस्ट है 3000, सेल प्राइस है 4000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब ये ड्राइंग्स नहीं है, हम हमारे किसी कस्टमर को, होलसेलर को हम एज अ सैंपल दे रहे हैं, तो ये एक तरीका है हमारा एडवर्टाइजमेंट करने का। तो जो अकाउंट हम डेबिट करेंगे वो होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, या फिर हम लिखना है तो सेल्स प्रमोशन अकाउंट भी लिख सकते हैं बेटा। और क्रेडिट क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे परचेज अकाउंट अथवा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये दोनों अकाउंट में से कोई भी एक अकाउंट आप क्रेडिट कर सकते हो। ओके, जैसे पहले के क्वेश्चन में बात हुई, पहले एडजस्टमेंट में, कि यहां पे हमें क्या लिखना है, यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस लिखना है, सेलिंग प्राइस नहीं लिखना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना था बेटा, 3000 रुपये। तो 3000 रुपये से मैं इसको डेबिट और क्रेडिट करूंगा। ठीक है, चलिए। रिसीव्ड कमीशन 10,000, half of which does not relate to current year and is received in advance। तो हमें 10,000 मिला है, 5,000 इस साल का है, 5,000 नेक्स्ट ईयर का है। तो इसको करने की दो तरीके हैं। पहला तरीका है मैं कंबाइंड एंट्री पास करूंगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा, बैंक में कितने पैसे आए, 10,000। अब कभी कभी बच्चे ना गलत सोचते हैं, जितने पैसे आए उतना इनकम हुआ ऐसा सोचते हैं ना। तो पैसे आए और इनकम ये दोनों अलग अलग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है। पैसे आए मतलब पैसे आए, इनकम तब होता है जब वो इस साल का होता है। तो मैं इसको दो टुकड़ों में बांट दूंगा, जो आधा पैसा है जो इस साल का है उसको मैं इनकम बोलूंगा, और जो आधा पैसा नेक्स्ट ईयर का है उसे मैं लायबिलिटी बोलूंगा। तो मैं इसको दो अलग अलग अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, टू कमीशन अकाउंट और टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ऐसे दो अलग अलग अकाउंट में मैंने इसको क्रेडिट किया। तो कमीशन अकाउंट में जो क्रेडिट किया बेटा वो क्या है, वो इनकम है, वो इस साल का है, तो इसीलिए कमीशन अकाउंट में लिखा। और जो पैसे नेक्स्ट ईयर के मिले हैं वो मेरा लायबिलिटी है, इसीलिए मैंने लिखा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये जब मैं बैलेंस शीट पीएनएल बनाऊंगा तो ये 5,000 मेरे इनकम में जाएगा, वेरेज ये 5,000 मेरी लायबिलिटीज में शो किया जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे भी कुछ आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा बेटा। आगे, परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम जवाहर फॉर ₹30,000 अगेंस्ट द चेक। गुड्स ऑफ 12,000 कॉस्ट 9,000 used in repairs of this machinery which is necessary to make it ready for the working। तो क्या हुआ देखते हैं, कुछ मशीनरी खरीदा हमने जवाहर से, उसको चेक दे दिया। तो पहले उसका एंट्री कर लेते हैं, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है ना, कितना रुपया बेटा, 30,000 रुपया। ये एक काम हो गया। इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेस्ड, सॉरी being machinery purchased on by payment of check। ये काम तो हो गया। अब सेकेंड काम क्या है, तो मशीनरी जो हमने सेकेंड हैंड खरीदा वो तुरंत यूज करने के काबिल नहीं था। हमारे पास कुछ गुड्स पड़े हुए थे जो हमने खरीदे हैं, वो गुड्स उसमें हमने लगाए उस मशीनरी में, तो उसके बाद ही वो मशीनरी यूजफुल होने वाला है, ऐसे क्वेश्चन में बोला है। अब वो गुड्स क्या है हम नहीं जानते हैं, पर ऐसे बोला है जो हम आपको समझा रहे हैं कि वो गुड्स जो खरीदे थे पहले, वो गुड्स हमने ये मशीनरी में लगा दिए और फिर ही वो मशीनरी काम करने के लायक होगा। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, उसमें ये कहा गया है कि जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने के काबिल बनाने तक जितने भी खर्चे होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। For any expenditure which is incurred before an asset is usable, all that expenses are treated as capital expense। तो हम क्या करेंगे, हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, मैं जरा कॉपी कर रहा हूं ऊपर से, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब ये क्या हुआ सर, परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट किया,
बेटा गुड्स जब खरीदे थे तो परचेज में डेबिट हुआ था। नाउ नॉर्मली परचेज का आइटम सेल होता है, यहाँ पे सेल नहीं हुआ है, यहाँ पे हमने इंटरनली उसे कंज्यूम किया है, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और वो पैसे गए कहाँ पे, वो गए हैं मशीनरी में, तो इसीलिए मशीनरी को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए से, अगेन द सेम लॉजिक गोज, कॉस्ट प्राइस 9,000 है, सेलिंग प्राइस 12,000 है, तो हमें सेलिंग प्राइस से मतलब नहीं है, हम कॉस्ट प्राइस से इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो नरेशन आप पे छोड़ा हुआ है, आई एम श्योर आप नरेशन अच्छे से लिख सकते हो। ये जो लास्ट वाला एंट्री है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी ऐसी एंट्री आ सकती है। ठीक है, चलिए 3B करते हैं। 3B है क्लासिफिकेशन ऑफ एन एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और रेवेन्यू। तो बेटा इसमें बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं ये चैप्टर में, देखते हैं समझते समझते कोशिश करेंगे पूरा समझाने की। एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन द फैक्ट्री एरिया। तो अगर आपने कभी देखा हो, कभी नोट किया हो, तो रेलवे ट्रैक्स के नजदीक कोई बड़ी फैक्ट्री अगर होगी ना, तो रेलवे ट्रैक उनकी फैक्ट्री तक जाएगा, रेलवे ट्रैक उनकी फैक्ट्री के गेट तक जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि जो गुड्स ट्रेन होती है वो सीधे फैक्ट्री में जा सकती है, और जो लोडिंग अनलोडिंग ऑफ स्टॉक होता है, बल्कि आइटम्स होते हैं, वो बहुत इजी हो जाता है अगर रेलवे की ट्रेन जो है हमारी गुड्स ट्रेन, वो सीधी हमारी फैक्ट्री तक आए। तो फिर ट्रक से सामान लेके जाना वो सब जरूरत ही नहीं है। तो हमने रेलवे ट्रैक को एक्सटेंड किया, ये ट्रैक सालों से सालों हम चलाएंगे, हमारा हैंडलिंग कॉस्ट मटेरियल का कम हो जाएगा, तो ये जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और उसका कारण लिखेंगे जो हमने बताया कि द रेलवे ट्रैक्स विल बी यूज्ड फॉर many years and it will bring down cost of handling raw material and even finished goods हम रेलवे से डिलीवर कर सकते हैं हमारे कस्टमर को, राइट है ना, तो वो फायदा होगा। चलिए, अमाउंट स्पेंट ऑन पेंटिंग द फैक्ट्री। अब इसमें ना बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, दो अलग अलग एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। मान लीजिए मैंने एक सेकेंड हैंड फैक्ट्री खरीदा, ठीक है, एक बिल्डिंग खरीदा सेकेंड हैंड, और उसको यूज करने के पहले उसको पेंटिंग करवाया। इन दैट केस दैट पेंटिंग विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलर पॉइंट हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। बट अभी दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो मैं सालों से यूज कर रहा हूँ, 5-6 साल हो गए, अभी उसका पेंट थोड़ा खराब हो गया है, तो अब मैं उसको रीपेंट करना हूं। तो ये पेंट करने की वजह से क्या बिल्डिंग का लाइफ बढ़ने वाला है? तो यहां पे बात ये मत समझिए कि हाँ पेंट करने की वजह से वो ज्यादा चलेगा, पेंट थोड़ी हर साल करते हैं, पेंट तो 6 साल में करते हैं, रिकरिंग नहीं है, ऐसा मत सोचिए। ये फैक्ट्री हमारे पास ऑलरेडी है, अब उसको मेंटेन करने के लिए हम ये खर्चा कर रहे हैं, खराब हो गया है उसको मेंटेन कर रहे हैं। अगर हमने वो पेंटिंग नहीं की तो बिल्डिंग खराब हो सकती है। ये पेंटिंग करने से बिल्डिंग की लाइफ बढ़ेगी नहीं, है ना, तो इसको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बोलते हैं, विच इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चे यहां पे गलती से ये सोचते हैं कि सर ये रिकरिंग थोड़ी ना है, बार बार थोड़ी पेंटिंग करेंगे, तो आई अग्री विथ यू, हाँ रिकरिंग नहीं है, पर जब हम कैपिटल या रेवेन्यू डिस्टिंग्विश करते हैं तो सिर्फ एक चीज को पकड़ के आंसर नहीं दे सकते, सारे चीजों को देख के फिर हमें नतीजे पे पहुंचना है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल। सो इधर क्या समझना है आपको कि बिल्डिंग तो पहले से था, ये पेंटिंग करने से क्या बिल्डिंग की लाइफ बढ़ेगी, या जो ओरिजिनल लाइफ होगी जब बनाया होगा बिल्डिंग, तो ऐसे बोला होगा कि ये बिल्डिंग 30 साल चलेगा, तो पेंटिंग करने से वो 30 साल के पहले ढह नहीं जाएगी, है ना, गिर नहीं जाएगी। पेंटिंग नहीं किया तो 30 साल नहीं जी पाएगी बिल्डिंग, ठीक है ना। तो ये अमाउंट स्पेंट ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, revenue expenditure, since it is incurred for maintaining the building. Payment of wages for building a new office extension, बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ओके।
और क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग बनाने में ये खर्चा हो रहा है। सिंस इट इज incurred for construction of a building। ठीक है। अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। तो मान लो हमारे दो दुकानें हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का स्टॉक एक दुकान में पड़ा है, वहां से दूसरे दुकान में जरूरत है तो वहां से उठा के दूसरे दुकान में लेके गए, तो ये तो बिजनेस का रूटीन एक्सपेंस है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। It is a routine expenditure। Rings and pistons of an engine were changed to get full efficiency। अगेन शायद आप सोच रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर ना, वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज कर रहे हैं वो लास्ट वाला वर्ड देके। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अगेन इससे ये खर्चा करने से मशीन की जो फुल एफिशिएंसी है वो मिलने वाली है। अगर वो नहीं करेंगे तो फुल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। तो मशीन तो ऑलरेडी खरीद लिया है, मशीन का जो कॉस्ट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आई विल रिपीट, मशीन जब खरीदा था तो मशीन का जो कॉस्ट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर अभी उसमें कोई एक नया पार्ट लगाया, वो पार्ट लगाने से वो फुल एफिशिएंसी पे काम करेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन 1, 2 और 3। आगे के सीरीज में आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको पता है। आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम इन दैट। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।